हेलीवेट्स हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। तो भैया सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी कि हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। किसकी? मेटल्स की। तो मेटल कैसे होते हैं? हमारे लश्चर होते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग क्या लिखी हुई है? LUSTRE। तो लश्चर कैसे? लश्चर का मतलब क्या होता है? यानी कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो शाइनी सरफेस के होते हैं, यानी कि इनका जो सरफेस होता है, यानी कि इसकी सतह होती है वो कैसी होती है? चमकीली चमकीली होती है। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा गोल्ड, सिल्वर या फिर दूसरे हमारे एलिमेंट। और हार्डनेस, तो भैया हार्डनेस तो पता ही है। तो भैया हार्डनेस मतलब कठोर कैसे होते हैं? तो भैया मेटल्स आर जनरली हार्ड। ये ज़्यादातर हमें कठोर ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा आयरन हुआ, कॉपर हुआ या दूसरे एग्जाम्पल हुए। केवल सोडियम और पोटेशियम और लिथियम को छोड़कर। सोडियम को आपको पता है कि कितनी आसानी पकड़ो टूट जाता है हल्के हल। तो मतलब ये होते तो मेटल्स ही हैं, पर ये बात करें बहुत इजीली ब्रेक हो जाते हैं। स्टेट की बात करें तो भैया कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं? तो भैया स्टेट मतलब किस अवस्था में पाए जाते हैं? सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में? तो भैया ये सॉलिड में पाए जाते हैं। बस एक को छोड़कर, मरकरी को छोड़कर, ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। आप लोगों ने थर्मामीटर के अंदर देखा होगा इसे। और फिर हम लोग बात करेंगे मेलिएबिलिटी के बारे में। तो भैया अगली प्रॉपर्टी है हमारी मेलिएबल, यानी कि हम लोग बात करें मेटल को हम लोग बहुत पीट पीट के से पतली सी शीट में बना सकते हैं। और हम लोग बात करें ज़्यादातर जो हमारे मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं? मेलिएबल होते हैं। कैसे होते हैं? मेलिएबल होते हैं। तो इतना क्लियर हुआ आपको पहली फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में मेटल्स की। तो भैया इसके एग्जांपल हम लोग रियल लाइफ में भी देखते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि मिठाइयों के ऊपर किसी सोने और इसकी चांदी की परत चढ़ाई जाती है। तो भैया इतना इन्हें पतला कर दिया सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पतला किया जा सकता है इन्हें। तो भैया अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, डक्टिलिटी। तो क्या होता है डक्टिलिटी? तो भैया मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी तो इसमें उसे क्या कर दिया जाता है? तान तान के उसे बिल्कुल खंभे जैसा तार बना दिया जाता है। क्या बना दिया था? पतले से तारों में हम लोग उसे क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है भैया? कॉपर एल्यूमिनियम अगला प्रॉपर्टी है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि हम लोग मेटल क्या होता है? मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यानी कि हम लोग, जैसे कि आप लोगों ने तवा छुआ होगा, तवा आप लोगों ने किचन में इस्तेमाल देखा है। तो ये तवा को जब हम लोग गैस पे रखते हैं तो ये तवा का अगर आप लोग किनारे को पकड़े तो भैया आपका हाथ जल जाता है। क्योंकि ये भैया जो हीट है वो सेंटर से ट्रांसफर होती है किनारे की तरफ। और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी तो आपको पता ही है, नंगे तारों छू के देखना, एक बार तारों को पकड़ के देखना, तो आपको पता चलेगा कि भैया मेटल कंडक्टर होते हैं, गुड का मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं या नहीं होते हैं। आपको खुद स्वयं पता चल जाएगा। एक लेना क्या, चाकू लेना, लोहे की चाकू, और बोर्ड में घुसा देना या फिर तार में छुआ देना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ कंडक्टर होता है या नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। तो भैया हम लोग बात कर रहे थे कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। तो भैया इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या है? सिल्वर और कॉपर बेस्ट एग्जांपल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। यानी कि जो आपकी घर में तार वगैरह लगी होती हैं तो ये सिल्वर या कॉपर से ही बनी होती हैं। इतना क्लियर हुआ? तो भैया आप बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। जनरली हम लोग मेटल्स में देखते हैं तो भैया इनकी हाई डेंसिटी होती है, यानी घनत्वता। घनाव कितना मतलब घनापन कितना ज़्यादा होता है, घनत्वता कैसी होती है? तो भैया मेटल्स के अंदर हमें घनत्वता देखने को मिलती है, हाई डेंसिटी देखने को मिलती है। और जब हाई डेंसिटी होगी भैया, किसी के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा एटम ठूस ठूस के भरी हैं, ठूस ठूस के भरी हैं, तो भैया हाई मेल्टिंग पॉइंट तो होगा ही होगा। और हम लोग बात करें इसके अंदर भी एक्सेप्शन होते हैं, Na, K और लिथियम हमारा क्या होता है? इसके अंदर हम लोग बात करें हाई डेंसिटी नहीं पाई जाती है, यानी कि इनकी लो डेंसिटी होती है। कैसी होती है? Na की और K की क्या होती है? लो डेंसिटी होती है। इस वजह से इन्हें, कि हम लोग बात करें, जब डेंसिटी कम है तो भैया इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी तो भैया कम होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ इतना? तो भैया केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शन ना मिले तो ऐसा हो नहीं सकता। तो भैया अपनी अगली प्रॉपर्टी है सोनरस, यानी कि अगर हम लोग बात करें, घंटा बजाया आपने, घंटा टन टन टन, तो टन बजने की आवाज़ को हम लोग सोनरस बोलते हैं। यानी कि हम लोग बात करें मेटल्स, क्या का मेटल्स आर सोनरस होते हैं क्योंकि जब इनके ऊपर हार्ड सरफेस मारा जाता है तो ये एक कुछ खास प्रकार की साउंड निकालते हैं। टन टन। आप लोगों ने मंदिरों में घंटा बजाया कि नहीं बजाया? तो भैया वही हमारी सोनरस साउंड होती है। तो भैया मेटल्स क्या करते हैं? ऐसी साउंड निकालते हैं, उनके ऊपर हार्ड स्ट्राइक किया जाता है। इतना क्लियर हुआ? फिर बात करेंगे ऑक्साइड्स के बारे में। तो भैया जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। ऑक्साइड के हम लोगों ने क्या देखा कि जितनी मेटेलिक ऑक्साइड्स होती है उनका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। तो भैया इस प्रकार हमने अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेक्चर के बारे में। तो यानी कि हम लोग बात करें, हमने इसमें बात की थी पिछली बार अपने मेटल के अंदर कि भैया ये कैसे होते हैं? शाइनी सरफेस के होते थे हमारे मेटल। पर हम लोग बात करें नॉन मेटल कैसे होते हैं? ये नॉन मेटल हमारे नॉर्मली शाइनी नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं? शाइनी नहीं होते हैं, केवल एक आयोडीन के छोड़कर ये शाइनी होता है थोड़ा बहुत। हार्डनेस यानी कठोरता कैसी होती है? तो जो नॉन मेट हार्डनेस की बात करें, नॉन मेटल कैसे हो? जनरली सॉफ्ट होते हैं। बस इसमें एक अपवाद है, यानी कि एक्सेप्शन है।
जो डायमंड होता है, ये एक कार्बन का फॉर्म होता है और ये कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इवन की दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मेटल्स में आता है, नॉन मेटल में आता है ये। बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ये। और स्टेट की बात करें तो भैया हम लोग बात करें, नॉन मेटल्स हमारे एग्ज़िस्ट करते हैं सॉलिड, लिक्विड सॉलिड और गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, ब्रोमीन को छोड़कर। और मैलिएबिलिटी, यानी कि हम लोग बात करें मैलिएबिलिटी, इन्हें लंबी शीट्स में खींच के लंबा किया जा सकता है, मार-मार के, पीट-पीट के लंबा शीट्स में बनाया जा सकता है? नहीं, इन्हें नहीं बनाया जा सकता है। और स्टेट के अंदर हम लोगों ने देखा था तो हमारी जो ब्रोमाइन थी भैया, ये किस फॉर्म में थी? लिक्विड फॉर्म में थी। और यही केवल अपवाद है इसके अंदर, ब्रोमाइन के अंदर। तो भैया हमारी अगली प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, यानी कि हम लोगों ने देखा था कि भैया जो मेटल्स थे हमारे, वो कैसे डक्टाइल थे, यानी कि उन्हें लंबे लंबे तारों में खींचा जा सकता था। पर हम लोग बात करें नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, यानी कि इन्हें लंबे लंबे तारों के फॉर्म में नहीं खींचा जा सकता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यानी कि हमारे नॉन मेटल कैसे होते हैं कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो भैया हम लोग बात करें नॉन मेटल्स, वो क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी कि हम लोग नॉन मेटल्स के थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल ग्रेफाइट को छोड़कर। यानी कि ग्रेफाइट हमारी ट्रांसफ़र कर सकता है। और डेंसिटी की बात करी जाए तो भैया घनत्वता, यानी कि घनापन कैसा है किसी भी अ, एलिमेंट के अंदर, तो भैया जनरली हम लोग देखते हैं नॉन मेटल्स के अंदर लो डेंसिटी होती है। भैया कैसी होती है? लो डेंसिटी होती है। भैया हमने आप लोग को पिछले ही मेटल वाले में बता दिया था भैया, जिसकी लो डेंसिटी होती है भैया, उसका मेल्टिंग पॉइंट में कैसा रहेगा, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहेगा? बहुत कम रहेगा। इतना क्लियर हुआ? तो भैया और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। भैया हम लोग बात करेंगे नॉन मेटल की सोलरिस प्रॉपर्टी के बारे में। तो हम लोग देख सकते हैं कि भैया हमने वो घंटा बजाने की वाली बात की थी भैया, नॉन मेटल्स के अंदर हम लोग, मेटल्स के अंदर हम लोग घंटा बजाते थे और इसके अंदर घंटा नहीं बजा पाएंगे। यानी कि हम लोग बात करें कि नॉन मेटल भैया, अगर हम लोग इसे नॉन मेटल को किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करते हैं तो ये कोई प्रकार की साउंड नहीं निकालती है। और ऑक्साइड्स की बात करें तो भैया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो ये भैया हमारे में दोनों में सेम था। तो भैया इस प्रकार हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर देख ली। अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, यानी कि हम लोग बात करेंगे कि भैया मेटल को रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? एयर के साथ करवाएंगे। तो भैया मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो भैया जब मेटल किसके साथ मिलता है? ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो बनाता है क्या? मेटल ऑक्साइड। जैसे कि एग्जांपल हमें दिख रहा है 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CuO। और अगर हम लोग बात करें, हाँ तो बस यही है और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो भैया इस एग्जाम्पल से हम लोग यही मतलब निकाल सकते हैं कि भैया कोई भी जो हमारा मेटल होता है, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो भैया बनाएगा क्या? आखिरकार मेटल ऑक्साइड ही बनाएगा। भैया इतना क्लियर हुआ? तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो भैया हम लोग अगर बात करें कि जो जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट रिएक्टिविटी दिखाते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। यानी कि हम लोग बात करें, अलग अलग मेटल अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो भैया पहला पॉइंट हमें यहाँ पे गिवन क्या है? सोडियम और पोटेशियम हम लोग बात करें रिएक्ट के साथ करते हैं, बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करते हैं। किसके साथ? हम लोग बात करें ऑक्सीजन के साथ। तो भैया अगर हम लोग इन्हें खुली प्लेस पर रखेंगे तो भैया ये जल जाएंगे, इसलिए इन्हें किस में डुबा के रखा जाता है? इन्हें केरोसिन ऑयल के अंदर डुबा के रखा हुआ जाता है। तो ये जैसे ये रिएक्ट उसके ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे तो बूम 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 चक्का बूम, तो ये देखने को मिलेगा हमें। तो भैया ये बूम बच सके इसीलिए इसमें किस में डुबा के रखते हैं? केरोसिन ऑयल के अंदर से डुबा के रखते हैं, जिससे कि ये बूम 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 ना हो। तो भैया दूसरा पॉइंट हमारा ये है, सरफेस ऑफ Mg, यानी कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Pb आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। यानी कि हम लोग बात करें कि जब हमारे मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम के साथ हम लोग बात करें, ऑक्सीजन क्या बना लेता है? रिएक्शन करता है और ऑक्साइड क्लियर बना लेता है, यानी कि छोटी पतली सी लेयर बना लेगा इन एलिमेंट के आगे। तो भैया जिससे होगा क्या कि भैया ये आगे होने वाली ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसको रोक सकेगा, यानी कि पतली सी लेयर लगा के अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा। ये दूसरा वाला पॉइंट क्लियर हुआ? तो भैया सबसे पहले हम लोग, फिर तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? Fe डज़ नॉट बर्न ऑन हीटिंग, यानी कि हमारा लोहा नहीं जलता है हीटिंग करने पर हम लोग बात करें जो आयरन फिलिंग होती है, फिर आयरन पाउडर होता है भैया, वो क्या कर वो बहुत बुरी तरीके से जलता है। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आग लगाई जाएगी इसके ऊपर, आयरन फिलिंग के ऊपर, तो भैया ये बहुत बुरी तरीके से जल जाएगा। फिर हमारा अगला पॉइंट क्या है? फ्यू डज़ नॉट बर्न बट कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। और लास्ट में हम लोग बात करें, Au और Ag रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो भैया हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए। तो भैया अब हमारा अगला टॉपिक है मेटल ऑक्साइड से रिलेटेड। तो भैया एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि रिएक्ट करते हैं दोनों के साथ, बेसिस के साथ भी और एसिड के साथ भी। तो भैया ये प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट एंड वाटर, और इन्हीं को कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा कि भैया Al2O3 प्लस 6HCl गिव्स 2AlCl3 प्लस H2O।
समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 2AlCl3 मिला था, तो ये सॉल्ट था और साथ में क्या मिला था हमें, पानी मिल गया था। तो ये हमारा अगला रिएक्शन क्या है, मेटल मेटल रिएक्शन कराएंगे पानी के साथ, तो खैर ये क्या बनेगा, मेटल रिएक्शन कराएंगे पानी के साथ तो भैया मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगी। अगर मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो भैया मेटल ऑक्साइड बन जाएगी, और कम रिएक्टिव होगा तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगी। एग्जाम्पल लिखा है 2Na+2H2O, तो H2O हमारा यहाँ पे क्या है, वाटर है, और Na क्या है, सोडियम। तो भैया यहाँ पे क्या बन जाएगा, गिव्स 2NaOH+H2, तो हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी, बाकी हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी और क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये मेटल ऑक्साइड बन गया हमारा। यहाँ पे Ca+2H2O, यानी कि ये क्या है, मेटल है, ये क्या है, ऑक्साइड, और वन क्या गया हमारा 2CaOH2+H2। तो क्लियर 5 हो गया आप लोगों को। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में। तो जो हमारे डिफरेंट मेटल्स होते हैं, ये भैया डिफरेंट टाइप्स के वाटर में, हमारे डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर में रिएक्ट करते हैं। तो सबको समझते हैं। तो भैया Na, K एंड Ca रिएक्ट करते हैं ठंडे वाटर की, मतलब कोल्ड वाटर के साथ। जो Al, Fe और Zn होता है, ये रिएक्ट करते हैं भाप के साथ, स्टीम के साथ। और Mg रिएक्ट करता है पानी के साथ, गर्म पानी के साथ। और जो Ca और Mg होते हैं, ये पानी पर तैरने लगते हैं ऐसा बबल की तरह। तो क्योंकि भैया ये हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेस। और फिर Au, Ag, Cu एंड Pv ये रिएक्ट ही नहीं करते पानी के साथ। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी CaOMg फ्लोट करने लगते हैं और पानी की सरफेस पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया हाइड्रोजन उनके साथ चिपक जाती है और उन्हें सरफेस पे ले आती है यहाँ पे। तो भैया अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की ओर भैया। तो अब हम लोग बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, यानी कि मेटल का रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ। और ऐसे वैसे एसिड के साथ नहीं, डाइल्यूट एसिड के साथ। तो डाइल्यूट और कॉन्सनट्रेटेड एसिड आपको पता ही है कि भैया उसके साथ ज़्यादा रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि भैया कॉन्सनट्रेटेड एसिड के अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, वाटर की कम होती है, इसमें पानी ज़्यादा मिला होता है। तो भैया मेटल का हम लोग डाइल्यूट एसिड का तो करेंगे रिएक्शन, तो भैया क्या मिलेगा, नमक मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा। तो भैया यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है मेटल क्या है, Fe+2HCl। तो भैया Fe क्या है, Fe हमारा लोहा होता है, और 2HCl पता है डाइल्यूटेड एसिड है, और ये हमें क्या देता है, गिव्स FeCl2+H2। क्लियर हुआ क्या? तो भैया अगली रिएक्शन की बारी है हमारी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। तो भैया अब हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी मेटल ए को सॉल्यूशन बी के साथ हम लोग मिक्सअप करेंगे, तो भैया क्या बनेगा, बनेगा हमारा सॉल्ट ए प्लस मेटल बी। यानी कि हमारा जो सॉल्ट ए था, मेटल था, वो भैया मेटल ए ने डिस्प्लेस करके भेज दिया सॉल्यूशन बी को, मेटल के साथ भेज दिया। और कंपोजिशन बना ली किसके साथ, सॉल्ट ने बना ली ए के साथ, सॉल्यूशन बना लिया। जैसे यहाँ पे गिफ्ट दिख भी रहा है हमें यहाँ पे Fe+CuSO4। तो भैया ये जब मिले तो भैया SO4 ने किसके साथ केमिकल रिएक्शन कर ली, Fe के साथ केमिकल रिएक्शन बना ली, और तो जो Cu था उसे डिस्प्लेस कर दिया। जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन बी में, तो बी जो था वो अलग हो गया, किसके साथ उसने कंपोजिशन कर ली, मेटल के साथ कर ली, और सॉल्ट सॉल्यूशन अलग हो गया हमारा इसमें से। और यहाँ पे हम लोग यही बात करेंगे कि भैया जो रिएक्टिव सीरीज के हिसाब से ही ये लोग क्या करते हैं, कंपोजिशन बनाते हैं। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को हटा देगा। तो ये वाली जो रिएक्शन थी मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। तो भैया हम लोगों ने क्या देखा था, मेटल ए का हम लोग कंपोजिशन करवा रहे थे, हम लोगों ने दोनों केमिकल रिएक्शन कराए थे किसके साथ, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी के साथ। तो हमने देखा था सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बचा था, और जो हमारा सॉल्यूशन मेटल सॉल्यूशन ऑफ बी था वो किसके साथ चला गया था, मेटल के साथ चला गया था। यानी कि हमने ये देखा था जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को हटा देता है। तो भैया इसके लिए हमें पढ़नी पड़ेगी क्या, रिएक्टिव सीरीज पढ़नी पड़ेगी। तो ये रही भैया हमारी रिएक्टिव सीरीज़ की, यानी कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन ज़्यादा कम रिएक्टिव होता है। तो भैया आप देख सकते हैं कि मोस्ट रिएक्टिव ऊपर लिखे हैं और लीस्ट रिएक्टिव नीचे लिखे हैं। तो कौन कितना ज़्यादा हाई रिएक्टिव होता है वो देखते हैं। तो के से पोटेशियम, Na से सोडियम, Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, Zn से जिंक, Fe से आयरन, Pb से लीड, H से हाइड्रोजन, Cu से कॉपर, Hg से मरकरी, और Ag से सिल्वर, Eu से गोल्ड। तो भैया नीचे के जितने एलिमेंट थे वो कम रिएक्टिव थे, ऊपर वाले बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और नीचे वाले कैसे होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं। जैसे गोल्ड कम, बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव होता है। तो अगर पीछे की बात करें तो भैया आयरन की आप लोग रिएक्टिविटी देख सकते हैं ज़्यादा है, और कॉपर की कैसी थी, कम थी। इसलिए आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था पिछली रिएक्शन में। तो भैया हमारा अब अगला टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, यानी कि हम लोग मेटल का रिएक्शन कराएंगे नॉन मेटल रिएक्शन के साथ। तो भैया इसको समझने से पहले हम लोग बात करें, कुछ ये इंपॉर्टेंट बात है हमें जान लेनी चाहिए। तो भैया रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड बैलेंस सेल। तो भैया हम लोग बात करें क्या होता है कि हर एलिमेंट की टेंडेंसी होती है
कि वो क्या करे, जो अपना लास्ट सेल होता है, यानी कि लास्ट सेल यानी वैलेंस सेल क्या होता है, वो उसको कंप्लीट करना चाहता है। जैसे कि हम लोग बात करें सोडियम का एग्जांपल लें तो भैया दो, पहला सेल के अंदर 2 होते हैं हमारे, दूसरे सेल के अंदर 8 होते हैं और तीसरे सेल के अंदर हमारा 1 होता है। तो भैया जी क्या करेगा, अपना एक सेल को दे देगा कि अपनी जो अटेनमेंट है वो ज़्यादा अपनी बना सके, जैसे कि 2 और 2 और 8, तो ऐसे बना सके इसकी अटेनमेंट। तो भैया आप लोगों ने पढ़े तो होंगे पहले ही, तो उम्मीद है कि समझ में आया हो। तो अगर आप लोगों ने सच में नहीं पढ़ा है तो ये भैया मैं बता दूं कि भैया हमारी यहाँ पे सीन ये चलता है कि बैलेंसिंग वगैरह कैसे चलती है। तो भैया हर सेल के लास्ट में एक वैलेंस सेल होता है, जिसमें कि हम लोग बात करें, जैसे कि यहाँ पे Na का एग्जांपल दिया गया है 281, तो ये क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब इसका जो लास्ट का 1 इलेक्ट्रॉन है, तो भैया ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को या फिर दे देगा, और या फिर अटेन करने का होता है, या फिर कोई हमारे एलिमेंट या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दे देते हैं या फिर ले लेते हैं। तो भैया जिसके पास कम होते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे 2 और 8 और 1 था, तो भैया ये क्या करेगा, अपने आप को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो ये अपने एक एटम को छोड़ देगा और अपनी जो फ़ील्ड है तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगा 2 और 8, यानी कि 8 को अटेन करने का कोशिश करते हैं सभी मेटल्स के हमारे, या फिर नॉन मेटल्स भी। तो भैया यहाँ पे वही लिखा है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या लिखा है, मेटल लूज़ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म कैटायन। तो ये जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मेटल्स क्या करते हैं, लूज़ कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को बैलेंस करने के लिए, तो और बनाते क्या है, कैटायन बनाते हैं। और नॉन मेटल क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन अपनी बैलेंस सेल से, और क्या बनाते हैं, एनायन बनाते हैं। इतना क्लियर है या नहीं है? अगर एग्जांपल देखना हो तो यहाँ पे Na प्लस दिख रहा होगा, तो भैया ये क्या है, हमारा मेटल था जो कि लूज़ कर रहा था क्या, इलेक्ट्रॉन, तो भैया प्लस का साइन आ गया। और जो गेन कर रहा है तो भैया उसके ऊपर माइनस का साइन लग जाता है ऊपर, तो Cl माइनस देख रहे होंगे आप लोग। तो भैया लास्ट पॉइंट हमारा क्या लिखा है, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो ऐसा कंपाउंड जो कि बनता है किसके, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, किसके, मेटल टू नॉन मेटल, यानी कि मेटल जब नॉन मेटल को क्या देगा, मेटल जब नॉन मेटल को आयंस वगैरह देगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह देगा, तो भैया उससे कंपाउंड बनेंगे, तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे आयोनिक कंपाउंड कहेंगे, या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कह देंगे। इतना क्लियर हुआ दोस्तों आप लोगों को? तो भैया अब हम लोग एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि भैया हमारा आयनिक कंपाउंड बनता है तो बनता कैसे है, वो समझते हैं अब। तो भैया अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो भैया NaCl का फॉर्मेशन देखेंगे तो भैया Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 281 281 281, यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में है। और Cl की बात करें तो भैया Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार दिख रहा है, 287, यानी कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो भैया ये क्या करेगा, Na अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देगा किसे, Cl को। Cl के पास कितने हैं, 7 हैं। तो भैया ये अपना दे देगा, एक उसे दे देगा, जो भैया देता है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन लग जाता है, और जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव साइन लग जाता है। तो इतना क्लियर है या नहीं है? तो भैया इतना समझ में आ गया? तो भैया हमारा जो Na का एक था, उसने Cl के 7 को एक दे दिया अपना, तो भैया यहाँ पे 8 कंप्लीट हो जाएंगे। इसको देखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा भैया यहाँ पे कि Na के पास कितने थे, Na के पास 281 थे, और 2 और 8 ने रखे और 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया इनने, किसे का, यहाँ पे Cl को दे दिया। तो भैया यहाँ पे Cl के पास कितने थे, 2 8 और 7 थे, यानी कि 2 8 7 थे इनके पास, और एक की ज़रूरत थी, तो भैया एक इनने हमने अभियाल दे दिया, किसने, Na ने दे दिया। तो भैया अब इन्होंने अपनी ऑर्बिटल कंप्लीट कर ली, 288 की ऑर्बिटल कंप्लीट हो गई। तो इस तरह हम लोग फॉर्मेशन करते हैं NaCl का। तो भैया दूसरा एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं। तो दूसरा एग्जांपल क्या है, AlCl2। तो भैया यहाँ पे Al और Cl2 के बीच में हम लोग केमिकल जो आयन्स हैं वो ट्रांसफ़र करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करेंगे, वो देखेंगे। तो भैया हम लोग देख रहे हैं, अगर Al का हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो क्या बनेगा, 282। तो भैया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। Cl का देखें तो भैया Cl का तो हमने पहले ही देख लिया था, 287, यानी कि इसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी। तो भैया हम लोग एल्युमिनियम से क्या कर देंगे, Al से क्या कर देंगे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा में है, तो भैया एक तो पहले हमने इसे दे दिया, क्लोरीन Cl को दे दिया, यहाँ पे एक दे दिया, तो भैया और एक बचा एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा का क्या करेगा, तो भैया ये दूसरे Cl को दे देगा। तो भैया एक इलेक्ट्रॉन इसने इसे ज्वाल Cl को दे दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ज्वाल Cl को दे दिया। तो यहाँ पे हमने क्या, 2 हमने इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो भैया 2 प्लस लिख दिया, और यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया था, तो भैया एक माइनस चढ़ा दिया, और एक हमने यहाँ पे दिया था, तो इसको एक ऊपर एक चढ़ा दिया। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैसे कि भैया यहाँ पे एल्युमिनियम के पास 2 थे, भैया 2 नौ दे दिए, और 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे निकाल दिए, यहाँ पे ये सो रहा है। और यहाँ पे क्लोरीन ने मतलब एक सिंगल क्लोरीन की बात करें तो भैया एक सिंगल क्लोरीन ने एक ऐड कर लिया, 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, एक एक्स्ट्रा ले लिया, तो भैया 28 की इनकी कंपोजिशन बन गई, और ये क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया।
और हम लोग अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो भैया आयनिक कंपाउंड बन तो गया हमारे, पर उनकी प्रॉपर्टीज़ भी तो पढ़नी पड़ेंगी हमें। तो फिजिकल नेचर की बात करें तो फिजिकल नेचर कैसा होता है इनका, ये बहुत सॉलिड और हार्ड होते हैं और पर जनरली ब्रिटल होते हैं, यानी कि अब इन्हें फोर्स से थोड़ा मारा जाएगा तो टूट जाएंगे, जैसे कंचा वगैरह होता है वैसा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिखते हैं, तो भैया इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट रहता है। सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलते कैसे हैं, तो भैया सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट इन केरोसिन पेट्रोल। तो भैया पानी में तो घुल जाते हैं पर केरोसिन पेट्रोल वगैरह में नहीं घुल पाते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि हीट का ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ़र कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो ये दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन, मोल्टन मतलब क्या होता है, पिघले रूप में, पिघले स्टेट में, एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड फॉर्म, यानी कि जब ये पिघले होंगे यानी कि लिक्विड फॉर्म में होंगे तो भैया ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकेंगे, पर अगर सॉलिड होंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो भैया हमारा अब अगला टॉपिक क्या है, अकरेंस ऑफ मेटल, यानी कि हम लोग बात करें कि जो मेटल्स वगैरह हैं वो बनते कैसे हैं। तो भैया ये बहुत लंबी प्रोसेस है, इससे समझने से पहले हम लोग इसको समझते हैं कि भैया कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझना ज़रूरी है हमारे लिए, जैसे कि मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं जो कि अगर करते हैं नेचुरली बनते हैं हमारी अर्थ क्रस्ट पर, तो भैया वो क्या कहलाते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं। ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, यानी कि ओर्स ऐसे मिनरल्स होते हैं, मतलब ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि इनके अंदर हाई परसेंटेज होता है किसी खास प्रकार के मेटल का। और हम लोग बात करें जैसे आयरन ओर हुआ या फिर आयरन ओर हुआ, क्या आप लोगों ने सुना होगा कि भैया जो हमारे पेनिनसुलर रीजन है वहाँ पे प्लेट्यू वगैरह, पठार वगैरह रीजन में ओर्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर। तो भैया इनसे आराम से मेटल निकल, मतलब अच्छी तरीके से निकाल लिया जाता है मेटल वगैरह को। और गैंग क्या होता है भैया, ओट्स आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज तो सच एज सॉइल एंड सैंड। तो भैया ऐसे एक तरीके से कह लो गंदगी होती है ये, और प्लस गैंग हमें साथ में मिलते हैं, और गैंग क्या होती है, गंदी होती है, उसको साफ करके हम लोग किसी खास प्रकार का मेटल निकाल लेते हैं। तो आगे समझ में आपको। तो मिनरल्स हमने देखा, मिनरल्स हमारे जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। और क्या हुई, और जैसे किसी किसी भी खास प्रकार के हम लोग बात करें मिनरल के अंदर खास प्रकार की मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो भैया वही हमारी ओर होती है, और हम लोग उसे निकाल लेते हैं, तो भैया उसी को ओर बोल देते हैं। और गैंग क्या होती है, गंदगी होती है उसी ओर के अंदर, हम लोग बात करें एक तरीके से। तो भैया कैसे निकालते हैं, अब हम लोग बात करें मेटल कोड से। सबसे पहले हमें पता है कि ओर और गैंग प्रेजेंट रहते हैं साथ में ही। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओर और गैंग में से गैंग को हटा देंगे। जब गैंग को हटा देंगे तो भैया फिर इसके बाद क्या करेंगे, ओर से हम लोग मेटल निकाल लेंगे और फिर उसे रिफाइन कर देंगे। तो बस ये हमारी मोटे मोटे तौर पर तो मैंने बता दिया, अब इसको इन सबको डिटेल समझते हैं, बिल्कुल डिटेल से। तो भैया पहले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो भैया कैसे हम लोग मेटल बनाते हैं, मतलब कैसे इन सब से निकालते हैं, ओर और गैंग से निकालते हैं, वो देखते हैं, गैंग से निकालते हैं। तो भैया पहला हमारा है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, यानी कि इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, गैंग को अलग करते हैं किससे, ओर्स के साथ, गैंग को अलग करते हैं ओर्स के साथ। तो कैसे करते हैं, तो भैया ये नीचे आपको टेक्निक्स दिख रही हैं या फिर मेथड्स दिख रहे हैं जिनके थ्रू हम लोग इनको अलग करते हैं, ओर्स को गैंग के साथ अलग करते हैं। तो पहला हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा है फ्लोटिंग, चौथा है केमिकल सेपरेशन, लीचिंग। तो इन सबको डिटेल समझते हैं। तो भैया हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मेथड के बारे में, जिसका नाम है हाइड्रोलिक वॉशिंग, या फिर इससे हम लोग बात करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन कहते हैं इसे दूसरे भाषा में। तो कुछ नहीं भैया, पानी की छन्नी में टेढ़ा करके डाल दो, पानी डाल दो, और बस पान जो आयरन हो रहा है वो अलग होता है। सीधे तरीके से तो ये कह सकते हैं, पर जो डेफिनेशन है उसको हम लोग और डिटेल समझते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो ओट्स होते हैं उन्हें क्रश कर देते हैं, और ऊपर से यहाँ पे दिख रहा होगा छल्ली दिख रही होगी, उधर ऊपर से डालते हैं में, और वाटर स्ट्रीम से पास करवाते हैं। तो वाटर स्ट्रीम में पास करवाते हैं तो भैया जो और होता है, गंदगी होती है, वो निकल के चली जाती है पानी के साथ, और जो भैया ठोस ठोस होता है और होता है वो नीचे यहाँ गड्ढों में सेट हो जाता है। तो ऐसे करके हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग काम करती है। तो भैया थोड़ी तिरछी रखनी पड़ती है, जैसे कि पानी और जो ओर है वो बहते रहें नीचे की तरफ, और बस यही है और कुछ नहीं है। और जो ओर वगैरह होते हैं वो किनारे गड्ढों में लग जाते हैं, और पानी बह जाता है, उनके साथ मिट्टी भी चली जाती है। जैसे कि ओट्स कौन कौन से निकलते हैं इसमें, टिन और लीड का किया था, इसमें ऑयल गोल्ड रिफाइनिंग भी की जाती है। अगर आप लोग को बचपन में अगर कोई 2010 या सॉरी 2014 या 15 में कोई जो कोई छोटा बच्चा हो, तो भैया उसने देखा ज़रूर होगा कि भैया डिस्कवरी चैनल पे एक शो आता था, जिसमें कि कुछ 12-13 लोग जाते थे कहाँ पे, 12-13 लोग जाते थे कहाँ पे,
पहाड़ों के पास जाते थे और वहीं पे भैया वो लोग क्या करते थे, भारी मात्रा में ज़मीन खोदते थे। तो भैया वो लोग भी ऐसे ही ड्रिल मतलब ऐसी मशीनों का इस्तेमाल करते थे। मतलब वो लोग भी गोल्ड रिफाइनिंग करते थे। पहले डिस्कवरी पे शो आता था शायद, मुझे ध्यान है 7-8 साल पहले। तो तभी मैं जब छोटा था तब देखा था मैंने कि हाँ, वो लोग क्या करते थे, गोल्ड रिफाइनिंग करते थे और एक सीज़न में कम से कम वो आधा किलो का डिब्बा रखे रहते थे, तो वो देखते थे कितना भर गया हमारा। और उसमें अलग-अलग टीम्स हुआ करती थी, अलग-अलग डेस्टिनेशन पे जाती थी, वो कॉम्पिटिशन करती थी, हाँ भैया मैं यहाँ पे जा रहा, तुम यहाँ पे जा रहे हो। तो ऐसे करके सीन चलता था, तो वैसे ही ये वाली भी काम करती है मशीन। तो भैया दूसरा मेथड हमारा इसे बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। इस मेथड में हम लोग बात करें ये कैसे वर्क करता है, तो ये वर्क करता है मैग्नेटिक प्रिंसिपल पर। किस पे वर्क करता है? मैग्नेटिक प्रिंसिपल पर। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ओट्स और गेहूं को साथ में छोड़ देते हैं, उनको मतलब चूरा बनाएंगे और इस ऊपर छन्नी दिख रही है आपको, इसमें डाल देंगे। और जैसे ही डालेंगे तो भैया हम लोग देखेंगे कि भैया ये छन्नी में आगे वाला जो प्रोपेलर दिख रहा है, यानी कि आगे वाला जो पहिया दिख रहा है, इसमें लगी हुई है भैया मैग्नेट। तो भैया जो आयरन जो ऐसे इसमें हम लोग ऐसे ही एलिमेंट डालते हैं, ऐसे और डालते हैं जो कि अट्रैक्टेड होते हैं आयरन की तरफ। तो भैया यहाँ पे डालेंगे तो भैया ये क्या करेगा, ऊपर से डालेंगे तो ये रोल करता आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा। और जो अब हमें पता है गैंग के अंदर से अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी तो होती नहीं है, इनके अंदर होती है। तो भैया जो ओर है भैया हमारा आगे गिर गया और जो हमारा सॉरी गैंग थी वो आगे गिर गई और जो ओर था वो थोड़ा चिपका रहा है इस पहिए के साथ और चिपका रहा थोड़ा अंदर की तरफ ऐसे फेंक देगा। तो ऐसे करके हम इसे सेपरेट कर लेंगे। इतना क्लियर है? तो भैया कौन-कौन से ओर्स को इसके अंदर हम लोग बात करें सेपरेट करते हैं, तो भैया मैग्नेटाइट, क्रोमाइट और मैग्नीसी इनको अलग किया जाता है इसमें। इतना क्लियर है आपको? और यहाँ पे देख भी रहे हैं तो भैया जो आगे की तरफ गिर गई है वो भैया गैंग है और जो चिपकी रही इस पहिए के साथ तो थोड़े पीछे आगे गिरी, तो भैया ऐसे क्या बोल रहे थे और बोल रहे थे। इतना क्लियर हो गया हमारा अब? तो भैया अगला प्रोसेस हमारा फ्लोरेशन। तो भैया इसमें इसमें एक होता क्या है कि इट इज़ अ प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक मटेरियल। तो भैया इसमें हम लोग हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मटेरियल को अलग अलग करते हैं। तो भैया हाइड्रोफोबिक एसिड कौन से होते हैं, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, हमारे और वगैरह होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये है कि भैया जो पानी के साथ मिक्स नहीं होते हैं। और हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं, यानी कि हमारी जो ओर है, सॉरी ओर है वो तो भैया हाइड्रोफोबिक है। तो और क्या हाइड्रोफोबिक है, ये पानी के साथ मिलेगी नहीं। और गैंग क्या है, पानी के साथ मिल जाती है। तो जनरली हम लोग दोनों को तोड़ के मिक्स कर देते हैं इसमें। तो यहाँ पे पाइन ऑयल दिख रहा है और वाटर के साथ हम लोग मिक्स कर देते हैं, ठीक है। और मिक्स कर देंगे इसमें और फिर इसमें जाल डाल देंगे तो या जो गैंग थी वो ये पानी के साथ मिक्स होकर नीचे पहुंच जाएगी। और जो ओर है हमारी वो पानी के साथ मिक्स नहीं होगी, पाइन ऑयल के साथ चिपक के ऊपर आ जाती है। और जब हम लोग यहाँ से जो ऊपर आपको ये मशीन दिख रही है तो ये यहाँ से प्रेशर छोड़ते हैं, प्रेशर छोड़ेंगे तो भैया ये बहुत कैसे घूमने लगेगा नीचे का पानी हिस्सा। और जो हमारा पाइन ऑयल है भैया वो क्या करेगा, झाग के साथ ऊपर आ जाएगा और जो ओर है वो वही झाग के साथ ऊपर आ जाएगा। और इसी वजह से इसका नाम फ्लोट मतलब क्या होता है, झाग होती है। तो भैया इसी को फ्लोरेशन कह देते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? तो भैया हमारा अब अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक का नाम है केमिकल रिफाइनिंग। तो भैया क्या होती है केमिकल रिफाइनिंग या लीचिंग क्या होती है? तो इसमें हम लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग बात करें सेपरेट करने के लिए ओर और गैंग को। तो भैया इस प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ओर क्या होती है हमारी सॉल्युबल होती है और गैंग क्या होती है इनसॉल्युबल होती है। तो भैया लीचिंग डन की जाती है प्रेशर सिलिंड्रिकल वेसल के अंदर। और जो ओर होती है उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है मेटल सॉल्ट के अंदर। किसमें कर दिया जाता है, मेटल सॉल्ट को। और फिर उस मेटल सॉल्ट से हम लोग उसे जो मेटल होता है वो निकाल लेते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ भी है, यहाँ पे ओर है 2ZnS प्लस O2 और प्लस इसमें क्या डाल दिया गया, H2SO4 डाल दिया गया। क्या डाल दिया, H2SO4 डाल दिया गया। तो भैया इसने हमें क्या दिया, सॉल्ट दिया। तो भैया 2ZnSO4 हमारा क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। और क्या निकला, 2H2O निकला और 2S निकला। तो ये S की हमारी गैस है और H2O तो भैया पता ही ये पानी है और Z2ZnOSO4 है। तो इसमें से Zn को हम लोग बाद में अलग से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे मेटल सॉल्ट। तो भैया मेटल पूरा ये हमारा सॉल्ट बन गया था, मेटल सॉल्ट बन गया। तो भैया इसमें से Zn को हम लोग अलग कर लेंगे बाद में। इतना क्लियर हुआ? तो भैया हम लोग बात कर रहे थे एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो भैया जो हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी नहीं है पढ़ी थी भैया, जो उसमें सबसे लो मतलब जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है उनको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो भैया जो मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल ना के बराबर रिएक्टिव होते हैं, यानी कि नॉन रिएक्टिव होते हैं। और हम लोग बात करें इनको द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस बाई हीटिंग, यानी कि हम लोग बात करें इनको हम लोग हीट करके ही हम लोग इसे अलग कर सकते हैं। मतलब आराम से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अलग कर देंगे। जैसे कि Hg को निकालेंगे हम लोग सिनाबार से। तो भैया सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 2HgS को हम लोगों ने मतलब हमारी जो सिनाबार थी इसको हम लोगों ने क्या किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 1 किया
मतलब जला दिया ऐसे, मतलब हीट दी हमने ऐसे, और हमारा क्या बन गया 2HgO प्लस एस। तो क्या बन गया, फिर से मैं बता दे रहा है क्वेश्चन कैसे बनेगी, 2HgS, यानी कि ये क्या सीने बार है, इसमें हमने क्या मिला 3O2 मिला दिया, यानी कि ऑक्सीजन हमने वो है इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसे मतलब हीट किया, तो क्या मिल गया हमें 2HgO प्लस 2SO2 मिल गया हमें। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2HgO को हम लोग और फिर क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब 2HgO को और ज़्यादा हीट करेंगे तो इसमें से O2 अलग हो जाएगी हमारी और 2Hg अलग निकल आएगी। इस प्रकार हमारी जो मरकरी है वो अलग हो जाएगी। तो इतना क्लियर हुआ। सिमिलरली हम लोग CU2S में भी करेंगे, तो ऐसे करके हमें भी क्या मिल जाएगी, Cu मिल जाएगी, अलग हो जाएगी हमारी। तो भैया इसी प्रकार कॉपर सल्फाइड को हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो भैया क्या बन जाएगा हमारा 2Cu2O प्लस यहाँ पे सल्फर टू अलग हो गया हमारा। फिर हम लोगों को जो 2Cu2O मिला था, तो भैया इसको हम लोग और ज़्यादा हीट करेंगे, इसमें और मिला के 2Cu2S को और मिला देंगे इसमें, और फिर हीट करेंगे। तो भैया इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सीयू था वो अलग हो जाएगा, और ऑक्सीजन किसके साथ, सल्फाइड के साथ चली जाएगी, और भैया हमारा सीयू अलग हो जाएगा यहाँ पे पूरा। तो भैया हम लोग यही समझे कि भैया इन्हें हल्की सी हीट की ज़रूरत होती है एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इतना क्लियर हुआ। तो भैया अब हमारा अगला टॉपिक है क्या, एक्सट्रैक्टिंग मेटल मिडल इन द रिएक्टिव सीरीज। तो भैया अभी तक हमने देखा था कि जो रिएक्टिव सीरीज के अंदर रिएक्टिव सीरीज में मिडल में सॉरी लोअर में थे उन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट किया था, और अब हम लोग देखेंगे मिडल वालों को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो भैया मिडल के अंदर कौन कौन से आते हैं, जिंक हुआ, आयरन हुआ और पीवी हुआ, ये क्या होते हैं, मिडल वाले होते हैं, यानी कि रिएक्टिव सीरीज में मिडल में आते हैं ये। और हम लोग बात करें इनको यूजुअली ये प्रेजेंट होते हैं सल्फाइड या फिर कार्बोनेट ओट्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। और हम लोग इन्हें क्या करते हैं, हम लोग इन्हें क्या करते हैं, सबसे पहले हमें इन्हें मेटल ऑक्साइड्स की फॉर्म में इन्हें चेंज करना होता है। फिर उसके बाद इसे हल्का सा हीट करके फिर हम लोग क्या करते हैं, मेटल्स वगैरह बनाते हैं। तो भैया प्रोसेस समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो भैया हम लोगों ने ये देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे पहले कि जो हमारे मेटल सल्फाइड सॉरी हम लोग बात करें जो हमारे सल्फाइड ओर्स थे, इनसे मेटल को कैसे मेटल ऑक्साइड कैसे बनाए जाते हैं, पहले वो देखते हैं हम लोग पहले। तो भैया इसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग सल्फाइड ओर को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, हीट करते हैं, बहुत हैविली स्ट्रांगली हीट देते हैं इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो भैया हमारा क्या बन जाता है, मेटल ऑक्साइड बन जाता है। जैसे एग्जांपल नीचे दिख रहा है 2Zn प्लस और 3O2 गिब्स है, और भैया गिब्स के साथ हीट दे रहे हैं हम लोग इसे बहुत ज़्यादा। तो भैया हमारा क्या बनेगा 2ZnO प्लस 2SO2। तो भैया अभी तक हमने वो समझ लिया था। अब हम लोग बात करेंगे एक्सट्रैक्ट करेंगे मेटल कार्बोनेट ओर, मतलब मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे कार्बोनेट ओर से। तो भैया हम लोगों ने कार्बोनेट ओर को समझते हैं। तो भैया कार्बोनेट ओर से हम लोग मेटल की मेटल ऑक्साइड बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो भैया इसमें क्या किया जाता है, जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं इनको चेंज कर दिया जाता है ऑक्साइड्स में। कैसे, भैया इनको बहुत ज़्यादा हीट दी जाती है, पर उसमें हम लोगों ने देखा था कि भैया उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में देते थे रोस्टिंग के अंदर। और यहाँ पे हम लोग कैल्सिनेशन के अंदर क्या देखेंगे, भैया यहाँ पे लिमिटेड हीट दी जाएगी, लिमिटेड ऑक्सीजन दी जाएगी, या फिर ऑक्सीजन होगी ही नहीं वहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ भी है ZnCO3 गिब्स, इसमें क्या दी गई, हीट दी गई। तो भैया हमारा ब्रेकडाउन हो गया किसमें, ZnO प्लस CO2 में अलग हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोगों ने मेटल ऑक्साइड तैयार कर लिए रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की प्रोसेस से। तो भैया अब हम लोग अभी तक हम लोगों ने देखा था कि भैया हमारा मेटल ऑक्साइड बन के तैयार हो गया था। भैया अब मेटल ऑक्साइड को क्या करना पड़ेगा, मेटल ऑक्साइड को हम लोगों को मेटल में चेंज करना होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हटाएंगे। इसको ऑक्सीजन को कैसे हटाएंगे, तो भैया रिडक्शन के थ्रू हटाएंगे। तो रिडक्शन हमने पहले ही बता दिया था, इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन को निकालना किसी कंपाउंड से। तो अगर हम लोग बात करें हमें हटाना है, तो भैया कैसे हटाएंगे, तो हम लोग कुछ रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि कार्बन हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, या फिर हाइड्रोजन हुआ। तो यहाँ पे ZnO दिख रहा है, तो भैया यहाँ पे ZnO में से O हटा देंगे, और Zn हमारा क्या हो जाएगा, मेटल निकल आएगा। तो भैया कैसे कैसे रिएक्शन करके कैसे कैसे हमारे अब भैया मेटल बनते हैं वो देखते हैं। तो भैया यहाँ पे हमारे पास ZnO क्या था, मेटल ऑक्साइड था। यहाँ पे हमने इसके साथ कार्बन के साथ रिएक्शन करवा दी, कार्बन के साथ रिएक्शन हुई, तो भैया जो कार्बन था वो ऑक्सीजन के साथ लेके निकल लिया, और Zn अकेले रह गया हमारे। तो इस प्रकार हमारा क्या बच गया, इस प्रकार हमने देखा कि भैया हमारा मेटल बच गया। तो भैया इतना समझ में आया। तो भैया हमने ऊपर देखा था, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने कार्बोनेट्स या फिर हम लोग बात करें कार्बोनेट्स वगैरह को रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की मेथड से पहले मेटल ऑक्साइड बनाया। फिर मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीडेशन करके फिर हम लोगों ने उनकी मतलब रिडक्शन करवा के उनकी ऑक्साइड को, मेटल ऑक्साइड को किस में चेंज कर दिया, मेटल में चेंज कर दिया। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिख भी रहा होगा, ZnO में से हमारा O हटा दिया हमने रिडक्शन के थ्रू। तो भैया इतना क्लियर हुआ। और किसकी मदद से, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन की मदद से हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ मतलब इन्हें क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से उसे अलग कर देते हैं,
मेटल ऑक्साइड को ऑक्सीजन ऑक्साइड से। इतना क्लियर हुआ? तो भैया मेटल मिल जाता है हमें बाद में। तो भैया अभी तक हम लोगों ने लो वाले देख लिए, मिडल वाले देखेंगे, अब देखेंगे टॉप वाले, यानी कि जो टॉप बहुत ज़्यादा। अब मेटल को निकालेंगे भैया किससे? मतलब जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको निकालने की बात करेंगे, कैसे निकाला जाता है उनको। तो रिएक्टिंग सीरीज की सबसे हाईएस्ट टॉप पे लेवल के ये हमारे मेटल्स हैं, जैसे कि हमारा Na, Ca, Mg और एल्यूमिनियम। तो युवा इनको कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो भैया इन मेटल दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। ये मेटल कैसे होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं, और इन्हें हम लोग हटा नहीं सकते हैं रिडक्शन में, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू नहीं निकाल सकते इन्हें। इतने कमज़ोर नहीं है बाबू ये। तो भैया इन्हें कैसे अलग करेंगे? तो भैया आपको दिख रहा होगा, भैया इनको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? दीज मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, यानी कि इन्हें हम लोग बिजली के थ्रू हम लोग अलग कर सकते हैं। तो भैया सबसे पहले इन्हें पिघलाना पड़ता है। किस फॉर्म में इन्हें रिड्यूस कर सकते हैं भैया हम लोग? तो सबसे पहले हमने मोल्टन स्टेट में लाना पड़ेगा, यानी कि पिघली। जो भी स्टेट हमें जिस फॉर्म में भी मिले, हमें क्या करना पड़ेगा? पहले पिघलाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर हम लोग उसके बिजली के चार्ज भेज देंगे। तो भैया यहाँ पे ये कैथोड होता है, ये नेगेटिव चार्ज, और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव चार्ज। तो भैया इसमें डाल दिया हमने। और हमें पता है कि भैया जो Na होता है, जैसे एग्जांपल दिया जा रहा है NaCl का, तो भैया Na क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है इसके अंदर, और ये फिर कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। और Cl कैसा होता है? माइनस होता है, तो ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो भैया गैस बन के उड़ जाएगा Cl हमारा, और बचा क्या रह जाएगा हमारा? Na हमारा बचा रह जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसे क्या करते हैं? अलग करते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स को इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की वजह से। तो भैया हमने अपना ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया कि कैसे-कैसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स को हम लोगों ने हटा दिया, मतलब अलग कर दिया ओर से। तो भैया तीसरा स्टेप था हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो भैया रिफाइनिंग रिफाइनिंग वगैरह कैसे होती है? मेटल्स की वो देखते हैं। तो भैया इसमें बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इलेक्ट्रोलाइसिस वाइडली यूज्ड फॉर मेटल रिफाइनिंग। तो भैया जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मेटल रिफाइनिंग के लिए। तो इसमें स्टेप्स क्या होते हैं वो देखते हैं हम लोग पहले। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब हम इनमें से रॉड्स में से हम लोग करंट पास करवाएंगे, तो ये जो हमारा इम्प्योर मेटल्स होंगे वो क्या होने लगेंगे? डिसॉल्व होने लगेंगे। दूसरा पॉइंट हमसे क्या कह रहा है? एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम सॉल्यूशन डिपॉजिट एट कैथोड। तो भैया हम लोग बात करें कि ये इसमें क्या होता है कि जितना हम लोग एनोड से जितना हमारा जो मेटल था वो डिसॉल्व हुआ था, वो भैया उतना ही किसमें? कैथोड के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा प्योर मेटल। और भैया जितनी भी हमारी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं भैया नीचे बैठ जाएंगी, किसके? एनोड के साइड पे बैठ जाएंगी, और इसे कहा जाता है क्या? एनोड मड कहा जाता है। यानी कि जितनी इम्प्योरिटीज़ थी भैया एनोड के नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, तो इसे क्या कह दिया जाता है? एनोड मड कह दिया जाता है। तो भैया आप समझेंगे कि ये इक्वेशन के फॉर्म में कैसे कैसे सॉल्व होगी, हम लोग इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दी गई है, कैसे कैसे ये प्रोसेस हुई है हमारी। तो भैया कैसे-कैसे केमिकल रिएक्शन होती है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनोड के अंदर ऊपर क्या है? Cu है। तो भैया इससे हम लोग बात करें Cu प्लस 2 भैया हमारा अलग हो जाएगा, और इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएँगे, यानी कि ये जो सॉल्यूशन हमें आपको दिख रहा है यहाँ पे Cu 2 आयन्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये इसके अंदर इस ऐसे मतलब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएँगे पहले तो। फिर इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के जाएँगे कहाँ पे? कैथोड के पास पहुँच जाएँगे। कहाँ पहुँच जाएँगे? कैथोड के पास पहुँच जाएँगे। तो कैथोड के पास जैसे ही पहुँचेंगे, तो भैया कैथोड के पास पहुँचने के से क्या होगा कि 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी पहुँच गए थे। भैया 2 इलेक्ट्रॉन जब इसके पास पहुँच जाएँगे कैथोड के पास, और फिर हम लोग बात करें ये अट्रैक्ट कर लेगा क्या? ये यहाँ पे ये Cu2 प्लस था, तो ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएँगे, और फिर ये क्या कर लेगा? ये कॉपर को मतलब प्योर कॉपर को अपने पास चिपका लेगा। तो भैया मैं फिर से बता दे रहा कैथोड के अंदर क्या हो रहा है। तो भैया कैथोड के ऊपर Cu2 प्लस आयन्स आ रहे थे हमारे, और प्लस हमने देखा था 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए थे। और जब ये दोनों यहाँ पे एनोड से कैथोड के पास पहुँच जाएँगे, जब ये कैथोड के पास पहुँच जाएँगे, तो भैया ये क्या बना लेंगे? प्योर Cu बना लेंगे। इतना क्लियर हुआ? तो हमने क्या देखा कि भैया सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इससे Cu+2 आयन्स हम लोग पहले रिलीज़ कर दे रहे थे किसमें? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। फिर इसके अंदर से हमारे 2 इलेक्ट्रॉन निकले, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गए? कैथोड के पास पहुँच गए। कैथोड के पास हम लोगों ने देखा कि भैया यहाँ पे प्लस 2 आयन्स पहुँच गए थे हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे 2 पहुँच गए थे। और जब यहाँ कैथोड के पास पहुँचेंगे, तो भैया हम लोग देखेंगे क्या बना लेंगे? प्योर कॉपर बना लेंगे, Cu बना लेंगे।
तो भैया मैं फिर से बता देता हूँ क्या हो रहा है इक्वेशन के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे Cu होगा, किसके पास, एनोड के पास। जब Cu होगा तो भैया यहाँ से Cu2 प्लस हमारे यहाँ से डिसॉल्व हो जाएगा, किस में मिल जाएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर मिल जाएगा, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एनोड से और कहाँ चले जाएंगे, ये सर्किट के थ्रू कैथोड के पास पहुँच जाएंगे। कैथोड के पास पहुँचे तो कैथोड के पास ये अट्रैक्शन होंगे, मतलब अट्रैक्टेड होंगे माइनस प्लस अट्रैक्शन के कारण। तो भैया यहाँ पे Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके पास, तो ये दोनों मिलके क्या फॉर्म कर लेंगे, दोनों मिलके फॉर्म कर लेंगे क्या, Cu फॉर्म कर लेंगे। तो भैया एनोड कैथोड के ऊपर अट्रैक्शन कैसे होगा ये, तो भैया ये होगा पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण। तो भैया इतना क्लियर हुआ या नहीं, 2 बार बता दिया, अब तो क्लियर हो गया होगा, उम्मीद तो यही है वैसे। तो भैया हमारा लास्ट टॉपिक आता है कोरोजन। तो भैया ये चैप्टर 1 के अंदर भी पढ़ चुके हैं। तो भैया इनमें क्या होता है कि बहुत जब मेटल ऑक्सीजन के साथ या फिर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो भैया जंग लगने लगती है उसके ऊपर। द सरफेस ऑफ द सम मेटल कोरोडेड व्हेन दे एक्सपोज द मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो भैया किसी भी मेटल की सरफेस जो लेयर होती है वो कोरोड हो जाती है, यानी कि जंग लग जाती है उसमें। कब, जब वो मॉइस्ट एयर के कॉन्टैक्ट में रहता है लंबे समय तक के लिए, तो भैया इसी को कोरोजन कह देते हैं। तो ये कैसे कैसे हम लोग बात करें कि किसके अंदर क्या क्या हो जाता है। सिल्वर कैसी हो जाती है, काली हो जाती है जब ये मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आती है। कॉपर रिएक्ट करता है जब मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो भैया इसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग बनने लगती है। और आयरन के ऊपर तो भैया आपको पता ही है जंग लग जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है। तो भैया वही लिखा है, आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर एक्वायर अ कोटिंग ऑफ ब्राउन सब्सटेंस। ब्राउन सब्सटेंस की कोटिंग लग जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं या जंग कहते हैं। और भैया हम लोगों ने ये देखा कि भैया कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, भैया एयर और मॉइस्चर दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है कोरोजन के लिए। और एक पॉइंट और ध्यान रखना कि केवल मॉइस्चर के प्रेजेंट में रहेगा तो ही उसमें कोरोजन नहीं होगा, यानी कि एयर और मॉइस्चर दोनों ही होने चाहिए तभी उसके अंदर कोरोजन होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भैया जो कोरोजन होती है वो एक तरीके से पूरे उसको मतलब बर्बाद कर देती है मेटल को। तो भैया इसके लिए प्रिवेंशन भी ज़रूरी है, यानी कि बचाएं कैसे करें। तो भैया बचा कैसे सकते हैं, तो द कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। तो भैया कोरोजन को हम लोग रोक सकते हैं पेंटिंग करके, ऑयलिंग करके, तेल लगा के, ग्रीस कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं। क्रोम प्लेटिंग क्या होता है, गाड़ी के अंदर देखी होगी आप लोगों ने, गाड़ियों की जो आगे के मरघाट वगैरह होते हैं उसमें लगी होती है। और बहुत सारे हैं, मेकिंग एलॉय बना के। तो भैया सबसे पहले गैल्वेनाइजेशन समझते हैं। गैल्वेनाइजेशन के अंदर क्या किया जाता है, इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। तो भैया कुछ नहीं, उसके ऊपर कोई भी जैसे लोहा या फिर हम लोग बात करें स्टील है, उसके ऊपर पतली सी जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, ऐसे कि बस इतना ही है, बस अलग से थोड़ी जिंक चढ़ा देंगे तो जिंक ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा उसके साथ, ऑक्सीजन एयर के साथ। तो भैया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसमें हम लोग बचा भी लेंगे, किसके साथ बचा भी लेंगे, कोरोजन से बचा भी लेंगे उसे। एलॉय क्या होता है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल। यानी कि हम लोग कह सकते हैं जो अलॉय होता है भैया ये क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसके अंदर हम लोग क्या बात करें, दो मेटल्स या दो अलग अलग मेटल्स या फिर मेटल्स और नॉन मेटल को मिला दिया जाता है जिससे कि उसमें जंग ना लगे। तो भैया सबसे पहले हम लोग बात करें लोहे की। लोहे के अंदर भैया 0.5% कार्बन, 0.05% कार्बन मिला दिया जाता है। और स्टील को भी हम लोग निकल या क्रोमियम के साथ प्लेट कर देते हैं। और ब्रास कैसे बनता है, कॉपर प्लस जिंक को मिला दिया जाता है। और ब्रॉन्ज कैसे बनता है, कॉपर प्लस टिन बनता है। तो भैया अलग अलग मेटल्स को मिला देते हैं जिससे कि उनमें जंग ना लगे। और गैल्वेनाइजेशन के अंदर तो हमने देख ही लिया था। और क्रोम प्लेटिंग के अंदर क्रोमियम की हम लोग बात करें, प्लेटिंग चढ़ा दी जाती है। एनोडाइजिंग का मतलब इसके ऊपर भी लेयरिंग चढ़ा दी जाती है। तो भैया इस प्रकार हमने प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन देख लिया पूरा अपना। और भैया इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। मिलते हैं किसी और वीडियो